गुड इवनिंग सर। भाई गुड इवनिंग। क्या हो गया था लास्ट में, हमने क्या देख लिया था? गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास में मैंने Good आपको evening, वर्क sir. डन के बारे में बताया। दो तरह के फोर्सेज है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन है? जिनका वर्क डन क्लोज लूप में क्या है, 0। 3 फॉर्मेट होते हैं उसके। पहला फोर्स कांस्टेंट हो सकता है, दूसरा एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप, और तीसरा परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। इस परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। इसके अलावा कोई अगर आपको फंक्शन दिया गया है और आपके इंटीग्रेशन में dx के साथ y या z का टर्म आ जाता है, तो फिर इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कर्व का पाथ पता होना चाहिए। नहीं, थर्ड मेथड तो मैंने बता दिया। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए आपको पाथ पता होना चाहिए, यानी कर्व की इक्वेशन पता होनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो वही 3 टाइप थे जिसमें फंक्शन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये मान के चलो कि 60 से 70% क्वेश्चन में फंक्शन जनरली नहीं पूछा जाता और नॉर्मल सिचुएशन दी रहती है, जैसे एनएलएम में हमें दी गई थी। ठीक है, तो उसके लिए हम 2 तरह के फोर्सेस को अलग तरीके से पढ़ लेंगे। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप लिख लो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सेम हेडिंग ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर भी आएगी और वहां दूसरे तरीके से हम लोग समझेंगे इसे। सबसे पहली चीज तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है हम ये लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया और याद भी रखना है कि इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव होने का मतलब ये पाथ डिपेंडेंट है या पोजीशन डिपेंडेंट? पोजीशन डिपेंडेंट, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन से मतलब है। ठीक है, अब एक चीज क्लियर है कि ग्रेविटी, जैसे ये अगर मैं मान लेता हूं अर्थ है आपकी, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस हम मानते हैं, तो कोई भी m मास की ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की सरफेस के पास हो और उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g दिया गया हो, तो अर्थ इसे अपने सेंटर की तरफ पुल करती है एक फोर्स के साथ, जिसे इक्वल हम क्या कहते हैं, mg। तो क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? मैग्नीट्यूड में भी वो सब नहीं हो रहा। नॉर्मल सिचुएशन, फ्लैट सरफेस पे अगर हम है और हम मान लें कि g की वैल्यू फिक्स है, तो क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? क्या इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है? छोटे मोटे डिस्प्लेसमेंट्स के लिए कांस्टेंट है, बिल्कुल, है ना। अगर आप ऐसा करो नॉर्थ से साउथ पोल ले जाओ तो फिर डायरेक्शन बदल जाएगी, है ना, क्योंकि पहले नीचे की तरफ लग रहा होगा, फिर ऐसे नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो वो एक चीज क्लियर है कि हमेशा कहाँ लग रहा होता है, डाउनवर्ड। तो लिख लो फोर्स इज इक्वल टू mg एक्ट्स वर्टिकली डाउन, हमेशा। तो अब ये मेरा कोई पॉइंट है A और ये कोई पॉइंट है B, ठीक है। इनके बीच का वर्टिकल सेपरेशन आपको दे दिया गया है h। अब हम एक ऑब्जेक्ट को A पॉइंट से उठाकर B पॉइंट पे लेके आना चाह रहे हैं, तो आप कुछ फोर्स लगा रहे होगे, हमें उससे मतलब नहीं है। मेरा फोकस सिर्फ एक चीज के ऊपर है कि A पॉइंट से B पॉइंट तक आने में जो ग्रेविटी ने इस ब्लॉक पे वर्क किया है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो क्या मुझे बीच का पाथ बताने की जरूरत है? अगर मैं एक तो इसे लेके आ सकता हूं ऐसे, मैं यहाँ लेके आ जाऊं, फिर यहाँ से ऐसे लेके चला जाऊं। नहीं, क्योंकि ये कंजर्वेटिव। आप डायरेक्टली भी लेके आ सकते हो या आप ऐसे लेके आ सकते हो, समझ आए? अगर इसके लिए देखें हम, इस वाले पाथ के लिए, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। सोच के देखो, ब्लॉक यहाँ था, ब्लॉक यहाँ तक आया है, फोर्स हमेशा किधर लग रहा था, नीचे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव, और कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि mg इंटू h। अब यहां से यहां जाने में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सोच के देखो डिस्प्लेसमेंट किस में है, x में,
और फोर्स किस में है, तो वर्क डन कितना होगा, तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, mg इंटू एच। सेम चीज अगर बात की जाए तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, यहाँ से यहाँ लाने में, समझ आ रहा है, तो यहाँ से नीचे आने में, तो पाथ पे ये चीज डिपेंड नहीं कर रही है। आप इस तरह से लेके आओ, या आप कोई रैंडम पाथ क्यों ना चुन लो, इस तरह से जो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा वो हमेशा ही किसके इक्वल होता है, एम जी एच के। तो ये फॉर्मूला हम याद रखते हैं, ग्रेविटी का वर्क डन एम जी एच, जहां पे एच क्या है ये याद रखना, एच है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिर्फ वर्टिकल से मतलब है, हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं। अब सोच के एक बात और बता दो, बच्चे एमजीएस तो लिख देते हैं पर उनको साइन लिखने में गड़बड़ हो जाती है कई बार, प्लस लिखें या माइनस लिखें। अगर मैं किसी ब्लॉक को नीचे लेके आ रहा हूं तो ग्रेविटी का वर्क कैसा होगा, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे लगने वाली है, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट नीचे कराओगे तो बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्लॉक को ऊपर लेके जाते हो तो फोर्स तो तब भी नीचे ही लग रहा है पर डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो 180 डिग्री यानी कि -4 नेगेटिव आ जाएगा। तो याद रखिए कि फॉर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट या फॉर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स अर्थ, फॉर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स अर्थ वर्क इज पॉजिटिव। हो गया, अब हो गया। क्वेश्चन लिख लो। A ball of mass 10 kg is projected at 37 degree with horizontal. Find work done by gravity on the ball till A part में है it reaches H max और B part में है till it lands back on ground। हाँ बोलो, एक सेकंड। वेलोसिटी कोई गेस करना चाहता है, 50। ठीक है, तो U आपको दे दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। कितना है,
सर फर्स्ट का 7500 और सेकंड का 0। फर्स्ट का 7500 और सेकंड का 0, अलग अलग आंसर आ गए हैं यहाँ पे। और याद रखना वर्क को आपको साइन के साथ ही बताना होता है ना। ये तो बताया। -4500 आ रहा है, 3 का 0 आ रहा है। सर 4500 आ रहा है। देख अभी चलिए देखो, एक्स में स्पीड हमारे पास कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, और वाई में स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो एच मैक्स का फॉर्मूला याद है कि नहीं? बॉल ऐसे जाएगी u²/2g, एच मैक्स है ना। एच मैक्स का फॉर्मूला होता था u(y²/2g). y की स्पीड है 30 बाई 2 × 10 यानी कि 45 मीटर। बॉल ऊपर गई है नीचे गई है फेंकने से, तो वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सबको समझ आना चाहिए। -mgh, इसमें था ही क्या। बी पार्ट, बॉल यहां से गई और यहां पे लैंड कर रही है, तो वाई में डिस्प्लेसमेंट क्या है। बेसिकली एच मैक्स तक जाने में ग्रेविटी ने नेगेटिव काम किया और एच मैक्स से नीचे आने में पॉजिटिव किया, इक्वल था इसलिए 0 हो गया। समझ आई बात? तो इसमें हम कह देंगे एस वाई की वैल्यू क्या है 0, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही एच होता है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0, कोई चीज समझ आ गया ना। और सवाल की जरूरत नहीं है, ये आगे आएगा, ठीक है ना। अभी बस मैं पार्ट में बता रहा हूँ, फिर सब मिक्स होगा। ऐसे एक और फोर्स होता है हमारा स्प्रिंग फोर्स, लिख लीजिए। अगली चीज है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। इसमें भी कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा पहले आप देख लो एक बार। तो मान लो ये वॉल है और यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ एक ब्लॉक है। हाँ, फोर्स तो अभी मैं लिखा दूंगा वो सब, ठीक है। इस तरह से ब्लॉक है, एम मास का मान लेते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट है के। स्प्रिंग की एक नेचुरल लेंथ होती है कि नहीं? मैं कह देता हूँ ये एल नॉट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये उसकी नेचुरल लेंथ है। अब आपको एक चीज पता है, अगर मैं लेंथ को और इंक्रीज करूंगा तो स्प्रिंग फोर्स किस तरफ लगाएगी, अंदर की तरफ। और यहां से अगर मैं इसे अंदर कंप्रेस करूंगा तो स्प्रिंग कहां फोर्स लगाएगी, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रही है। समझ आया? अब मैं इसे डिस्प्लेस कर देता हूँ किसी डिस्टेंस x से, छोटे से डिस्टेंस x से, तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ये m यहाँ आ गया और मैंने छोटे से डिस्टेंस x से इसे डिस्प्लेस किया है, यहाँ पे है इस समय। तो इस समय स्प्रिंग का फोर्स क्या होगा, अंदर की तरफ kx। समझे? अब मैं लिखता हूँ इसका वर्क डन, ठीक है। यहीं पे स्प्रिंग का फोर्स है, हम x पे थे, x से हमने इसे थोड़ा सा और डिस्प्लेस किया dx से। dx क्या बताता है आपको, हद से ज्यादा छोटा डिस्प्लेसमेंट। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क लिखना चाहता हूं मैं,
वो आएगा इस समय का फोर्स, जो कि कितना है kx। आपने जो डिस्प्लेसमेंट किया कितना किया dx, और बीच का एंगल सोच के बोलो, फोर्स कितना लग रहा है लेफ्ट में, आपने डिस्प्लेस कहाँ किया राइट में, तो 180 डिग्री। जैसे जैसे x बदलेगा क्या फोर्स बदलेगा, जैसे जैसे दूर जाओगे फोर्स बदलेगा। तो ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, फॉर्मूला क्या लगेगा इंटीग्रेशन। तो टोटल वर्क के लिए मैं ये कह सकता हूं कि मैं लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, यानी आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ kx dx। x यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, x बता रहा है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन या सेम चीज कंप्रेशन में होगी कि नहीं होगी, सोच के देखो। आप डिस्प्लेस अंदर करोगे तो फोर्स बाहर लग रहा होगा, तो एंगल फिर से x को हम ले जाते हैं 0 से लेके x तक, x के टर्म्स में क्योंकि आंसर लिखा जाता है, x कोई फिक्स है वो वाला x, समझ आ रही है ना बात। तो यहां से वर्क की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये आंसर। तो अगर आप स्प्रिंग के अंदर x डिस्टेंस का एक्सटेंशन या कंप्रेशन करते हो मीन पोजीशन से, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग आता है हाफ kx स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगर सिर्फ इतना ही होता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन समस्या क्या है, इसके साइन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ये मैंने जो प्रूव किया है इसमें मैंने ये माना था कि स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ में थी और वहां से मैंने डिस्प्लेसमेंट किया, तो वर्क डन कैसा आया नेगेटिव। यानी स्प्रिंग इस ब्लॉक को मैं बाहर की तरफ ले जाऊं तो स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव होगा, या मैं इस ब्लॉक को अंदर की तरफ ले जाऊं तब भी वर्क नेगेटिव होगा। तो क्या स्प्रिंग का वर्क हमेशा नेगेटिव होगा? ऑलवेज कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, क्या स्टेटमेंट लिखें, कैसे पता लगेगा कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा? एकदम ज्यादा की थोड़ा सा भी कम करो। एक बात समझने की कोशिश करो, चलो सुनो मेरी बात। वर्क पॉजिटिव कब आ सकता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो। बात समझ आई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। स्प्रिंग हमेशा फोर्स किस तरफ लगाती है, ये नेचुरल लेंथ की अप्लाई पोजीशन। फोर्स का तो स्प्रिंग का फोर्स हमेशा डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स इट्स नेचुरल लेंथ पोजीशन या टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। यानी किसी भी सिचुएशन में आप हो, स्प्रिंग का फोर्स हमेशा उसकी मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो मैं ये स्टेटमेंट कह सकता हूं कि अगर कभी भी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है तो वर्क पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर अवे फ्रॉम मीन पोजीशन होता है तो वर्क नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ आएगी नहीं, बोलो। बिल्कुल, सबको समझ आया लॉजिक के नहीं? तो यहाँ ये स्टेटमेंट हम लिख लेंगे, इसलिए आप याद क्या रखो, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड याद रखो, क्योंकि हमेशा इसमें गड़बड़ होगी। जैसे मैं कहूँ वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो इसमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड याद रखिए और वो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। और साइन के लिए हम क्या कह देंगे, साइन के लिए हम कह देंगे इफ डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी कि नेचुरल लेंथ वर्क डन इज पॉजिटिव एल्स नेगेटिव। ठीक है, ये बेस्ट तरीका लगा है मुझे, जिससे हम कभी गलती ना करें। लिख लो। पॉजिटिव कहाँ, अभी क्वेश्चन करेंगे आ जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा वो मैं बताता हूँ।
हो गया? अरे वो समझ जाओगे तो। हो गया? अरे यार क्या कर रहे हो तुम? पेंट ब्रश से कर रहे हो क्या? चलो हम्म चार क्वेश्चन बहुत है ना, क्लियर हो जाएगा। 4 में तो है ना। बोले ही छापने पे ध्यान मत दिया करो। ठीक है, तो इसमें पहला ये है, नेचुरल लेंथ आपको दिया ही हुआ है। ये क्या हो रहा है भाई? ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। यहाँ ये डिस्टेंस मैं कह देता हूँ, मान लो L/3 है और ये डिस्टेंस है L। या इसको ले लो 2L। आपको टोटल वर्क डन बताना है, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना वो क्या रहा है? ए से उठा के बी पे लेके जाना है। तो यहाँ बॉक्स नहीं बनाता, मैं पॉइंट बना देता हूँ तो सही रहेगा। वरना लोग कहेंगे 2 बॉक्स है। एक काम करो, ए में ये मत बनाना। बढ़िया बात है, कर दिया तो। वो डी में लिख रहा हूँ मैं, बस आप अपने हिसाब से लिख सकते हो जहाँ लिखना चाहते हो।
चलो देखो, थर्ड वाले में ए से बी जाना है। कहाँ है ए और बी? ये मान लो ए पोजीशन है, बी को ले जाते हैं इधर ही। बस वर्क डन चाहिए ना आपको, तो ए से बी ले जाने में। ये पूरा कंक्रीट है एकदम पक्का, तो अंबुजा सीमेंट से बना, अब नहीं हिलेगा, बन चुका। लेकिन कांस्टेंट के है हर जगह है। सभी आ लोग गए आंसर, बोलूं? ये बात है, पहले सब कर लेना ना, फिर डिस्कस करते हैं। ओके। ये option होगी। हो गया। ये सब आगे काम आएगा। आगे जो सवाल आएंगे उनमें ग्रेविटी भी होगी, स्प्रिंग भी होगी, एक्सटर्नल फोर्स भी होगा, फ्रिक्शन भी होगा, सब कुछ आने वाला है। फॉर्मूला याद रखो, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स जहाँ पे क्या होता है? एक्सटेंशन। जिन लोगों ने कर लिया, एक चीज पर और ध्यान देना जरा। ये डिस्टेंस जैसे दी गई है l/2, सिर्फ मैं डायग्राम नहीं चेंज कर रहा हूँ, डिस्टेंस और बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये डिस्टेंस दी गई है, मान लो l, हर एक पॉइंट की टोटल डिस्टेंस दे रहा हूँ। ठीक है ना, बस देखते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन ये है, ए पॉइंट से इसका के बी पॉइंट पे ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा। करके देखो ना, आराम से करो, इसलिए तो टाइम दिया है। सारे हो गए? कब आएगा यार, ये तो मैं कितने सालों से सुन रहा हूँ तुम्हारे मुंह से। अजीब सा लग रहा है, कैसा मन में पेट दर्द कर रहा है। हुआ? सबने लिख लिया? कुछ ना कुछ तो लिख लिया होगा। चलो पहला वाला लिखते हैं भाई, वर्क डन बाय द स्प्रिंग। लिखा तुमने? क्या लिखा पहले का बताओ? बोलना भी है मतलब, बताओ क्या लिखा पहले का? नहीं किया? क्यों नहीं किया? फॉर्मूला क्या है मैंने आपको बताया ही है, बोलो फॉर्मूला क्या है? हाफ लिख सकते हो, ये लिख लिया हाफ। के लिख सकते हो, ये लिख लिया के। मुझे बता दो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 12, 12 लिख सकते हो, स्क्वायर लगा सकते हो उस पर। क्यों नहीं किया भाई? क्यों नहीं किया? इसका कारण होगा ना कुछ। क्या आंसर आ गया? अब बस प्लस और माइनस देखना है। ए से बी जाने में मैं किस तरफ डिस्प्लेस हो रहा हूँ? सुन लो प्लीज, ए से बी जाने में मैं टुवर्ड्स मीन पोजीशन डिस्प्लेस हो रहा हूँ या अवे? तो डिस्प्लेसमेंट राइट में, और स्प्रिंग का फोर्स तो हमेशा होता ही मीन पोजीशन की तरफ है, तो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है यानी कि पॉजिटिव। इतना याद रखो, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन यानी कि पॉजिटिव। तो प्लस में ही आंसर आने वाला है। ये आपको मिल गया कितना? 2kl²। कोई दिक्कत? डी बताइए।
1/8 KL²। पी का बताने की कोशिश करो सभी लोग। KL²/8। KL²/8। KL²/8 हाँ वो डिस्टेंस और कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है, ए से बी जाना है। सोच के देखो ना एक बार आराम से, प्लीज 2 मिनट का टाइम और ले लो, सोच के देखो कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा, आंसर बताओ। सर -KL/8। आंसर क्या आया? अच्छा पहले सर कई लोगों प्लस के किया। मुझे माइनस सुनाई दे रहा है, जबकि ए से बी अगर मैं जाऊंगा बी पार्ट के अंदर तो मैं टुवर्ड्स मेन पोजीशन जाऊंगा, तो आंसर तो प्लस आना चाहिए। आ जाए बात। अब जो फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्सटेंशन या कंप्रेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। क्या वो कोई सा भी एक्स है कि दुनिया का? ए से बी के बीच की दूरी l/2 है, तो फॉर्मूला अगर मैं यूज कर लूं हाफ के l/2 का स्क्वायर, तो क्या है सही होगा? नहीं ना। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना सभी लोग, इसीलिए ये चीज जरूरी है और कंफ्यूजिंग हो जाती है। वर्क डन, प्लीज बोलो मत यार, प्लीज, आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। ये मीन पोजीशन के पॉइंट को मैं पी कह देता हूं, तो क्या मैं इसे कह सकता हूं वर्क डन फ्रॉम ए टू पी माइनस वर्क डन फ्रॉम बी टू पी, क्योंकि मुझे फॉर्मूला जो पता है ना हाफ के एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स जो डिस्टेंस है वो कहां से है? मीन पोजीशन से। तो मैंने लिख दिया कि ए से बी जाने का जो वर्क होगा वो होगा ए से पी जाने का वर्क माइनस बी से पी जाने का वर्क। बात समझ आ रही है? अगर आप ए से पी जाते तो वर्क डन क्या लिखते आप? ए से पी जाते तो हाफ के टोटल डिस्टेंस एल स्क्वायर, और पॉजिटिव लिखते क्योंकि ए से पी टुवर्ड्स मीन है, माइनस बी से पी अगर आप जाते तो क्या लिखते? हाफ के l/2 का स्क्वायर, और पॉजिटिव लिखते हैं नेगेटिव लिखते हैं बी से पी। समझ आया कितना मिला यहां से? हम 3KL²/8 पॉजिटिव भी आया है और अलग भी आया है। डायरेक्टली हाफ के l/2 का स्क्वायर लिखने से काम नहीं चलेगा, इसे कॉपी करो और जो फॉर्मूला लिखा है उसमें एक चीज नोट डाउन कर लो कि जो हाफ के एक्स स्क्वायर के अंदर एक्स है, ये वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, ठीक है ना। एक्सटेंशन या कंप्रेशन फ्रॉम मीन, ये कोई बात थोड़ी हो, तो कैलकुलेशन है। डेटा आप कह रहे हो ऐसा सेट हो जाएगा सेम आ जाए, संभव है, पर वो कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी। याद तो हमें ये रखना है ना। बिल्कुल आ सकता है, डेटा तो कैसा भी सेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आराम से करो सभी लोग, अब ट्राई जैसे बताया है उस हिसाब से सी ट्राई करो आप। डायरेक्टली हाफ के l² आंसर आएगा क्या? सोच समझ के, हाफ के l² आ भी रहा हो तो अलग बात है, पर सोच समझ के लिखना। नहीं फिर हम नहीं निकाल सकते थे, वो पता होना जरूरी है। आपको मीन पोजीशन से दोनों पॉइंट की दूरी पता होना जरूरी है। -5/2 KL² माइनस 3/2 KL²। सी का बता रहे हो ना? -5/2 -5/2 KL²। देखो क्या लिखना है, बस वर्क डन फ्रॉम, उसको पी पॉइंट मान लो, तो पी से ए गए पी से बी गए होंगे, तो पी टू बी का वर्क माइनस पी टू ए का वर्क, वही तो ए से बी का बचेगा। अरे पी से बी का माइनस पी से ए का, ये तो फील आ रही होगी यार, इतने आश्चर्यचकित लग रहे हो सब लोग।
सी का सबने लिख लिया क्या? लिखो, ब्रेक करके लिख लो बस। प्लीज थोड़ा धीरे बात करो यार, ऑनलाइन वाले बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या हो रहा है। सर माइनस के एल स्क्वायर आया। थर्ड का माइनस के एल स्क्वायर है, ऐसा कृष्ण ने बताया। थर्ड का ही बता रहे हो ना भाई? हाँ थर्ड का। तो मेरा -5/2 के एल। ये टोटल होगा बी तक जाने का, उसमें से ए तक जाने का घटा दो तो वही तो बचेगा ए से बी जाने का। -3k² देखो क्या लिखूंगा मैं, बताओ एक चीज बताओ, ध्यान से देख लो भाई। पी से जाएंगे बी, माइनस पी से जाएंगे ए। पहली बात बताइए, पी से बी जाने में पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पी से बी आप दूर जा रहे हो मीन पोजीशन से तो कैसा आएगा? नेगेटिव। तो मैं लिखूंगा -12 के, बी की डिस्टेंस क्या है 2l, माइनस पी से ए जाने में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। तो मैं लिखूंगा -12 के, ए की दूरी l²। तो यहां आपको मिलेगा -2k l² प्लस ½ के l², यानी कि किसी को कोई डाउट? प्लीज समझ आ रहा है कहाँ गलती हुई थी? हाँ सर, चलो P2A प्लस E2B कर लिया। तो क्वेश्चन वन ने पूछा कि अगर हम ए से बी जाते तो बताइए कितना वर्क स्प्रिंग ने किया होगा। आपको ये तो समझ आया कि ए से बी जाने में हम मीन पोजीशन से दूर जा रहे हैं तो वर्क नेगेटिव आएगा, लेकिन मैं डायरेक्टली फॉर्मूला जो है ½ के x² उसे यूज नहीं कर सकता क्योंकि x है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। तो मैंने सब कुछ मीन से मेजर करना शुरू किया। पी से बी तक में गया तो कितना चले, और पी से ए चले तो l। तो पहले मैंने पी से बी तक जाने के लिए वर्क निकाला जो कि हो गया -½ के टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर मैंने पी से ए तक जाने का वर्क निकाला ½ के l, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये याद रखना है क्योंकि दोनों को माइनस क्यों किया है, क्योंकि पी से ए जाने का वर्क प्लस ए से बी जाने का वर्क, ये तो पी से बी जाने का वर्क होना चाहिए ना, बस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था। आपको डाउट किस चीज में? किसमें? तो वो तो आप जोड़ के लिखते हो। देखो तुमको पी से चल के बी पे जाना है, बीच में ए पड़ रहा है। अब मैं बोलूं कि बताओ ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, यानी एल नहीं, जैसे ये डिस्टेंस मैं बोल दूं कि L1 है, ये डिस्टेंस L2 है, तो बताओ ए से बी की डिस्टेंस कितनी होगी? तो किया, तो मैंने वर्क निकाल दिया पहले ए से बी का, पी से बी का माइनस पी से ए का, ये करना होता है। इस तरह से ड्रॉ करके डिस्टेंस मान लिया करो ना। जैसे इसमें देखो, इसमें देखो आपको ए से बी जाना है तो बताओ ए से पी जाने का कितना डिस्टेंस है, और फिर बी से पी जाने का l/2। तो मैं लिख सकता हूं ए से पी माइनस बी से पी, तो वही तो लिख दिया। तो लास्ट वाले का बताओ। 3kl²/2 के 5 के l² आ रहा है। 3kl²/2 5kl²/2 5kl²/2 धीरे बात कीजिए, 5 और 3 दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, 3/2 और 5/2। क्या है बोलो? नहीं आ रहा, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं कैसे समझाऊं फिर? और बताओ क्या लिखना चाहिए इसमें, सोच के बताओ ना। ऐड होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? ए से बी जाना है, जरूरी थोड़ी सब लोग माइनस करें, कॉमन सेंस यूज करो ना। एक बात बताओ, डी पार्ट के अंदर क्या लिखूंगा मैं? वर्क डन। यार प्लीज सुनो यार, प्लीज मत बात करो यार, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुमको डाउट है मुझसे पूछो ना यार। तुम्हारे बिना डाउट पूछे डाउट बता रहे हो तो मैं
वो मार वार देगा तुमको, मत बोला करो उससे। तुम मुझसे पूछ लो, ठीक है ना। प्लीज जिनका डाउट होता है उनको सुनने दिया करो। आपको समझ आया, अच्छी बात है। ए से बी जाना है, ठीक है ना। तो ए से बी कैसे जा सकता हूं ताकि मीन पोजीशन इंक्लूड हो। आपको मीन पे ब्रेक करना है, तो क्या लिख सकता हूं बताओ। वर्क डन ए से कहां जाऊं, पी। अरे पी तो आना ही चाहिए। अब प्लस लिखूंगा माइनस लिखूंगा, प्लस। डिस्टेंस की तरह सोचा करो ना आप तो। प्लस वर्क डन फ्रॉम पी टू बी। कोई दिक्कत किसी को। जब मैं जा रहा हूँ ए से पी, तो वर्क पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्योंकि टुवर्ड्स मीन जा रहे हो। तो क्या लिखोगे, हाफ के 2l का स्क्वायर प्लस। जब मैं जाऊंगा पी से बी, तो वर्क पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ के एल स्क्वायर। तो ये हमें कितना मिल गया। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। अभी आगे दिक्कत आएगी तो तब समझाना मुश्किल होगा। समझ आ रहा है। तो ब्रेक कहाँ करना है, मीन पे करना है। अब प्लस करना है माइनस करना हो तो समझ आई जाती है। डिस्टेंस की तरह ट्रीट कर लिया करो बस। खत्म, क्लियर है। और कराने क्वेश्चन बोले इसके ऊपर। आगे क्वेश्चन में तो भर भर के आएगा ही आएगा। अभी क्लियर है कि नहीं है। दो चीजें याद रखनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स होता है डिस्टेंस फ्रॉम मीन, और प्लस और माइनस कब आता है ये समझ। कंफ्यूजन है कोई, लग तो रहा है, पक्का नहीं है। चलो, तीसरी चीज जो हम यूज करते हैं वो है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कोई डिफरेंस नहीं है। वर्क बस क्या है कि एक तरह से फ्लो हो रहा है। आप वर्क कर रहे हो यानी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उस समय पर, और एनर्जी यानी कि एनर्जी कोई पोजेस कर रहा है उस समय पर। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है वर्क, पर इसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है एक तरह से। हीट भी आगे पढ़ेंगे हम, वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सब एनर्जी है। हीट और एनर्जी में क्या डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस क्या है। तो हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट बोला जाता है, जो फ्लो कर रही है, बह रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एनर्जी, उसको हम हीट कहते हैं। समझ लो, रुकी हुई हीट नहीं होती, कभी फ्लो हो रही होती है ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन को क्या बोला जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहली बात तो ठीक है ना। अब दूसरी बात यह है, क्या इसका वर्क डन सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट है, नहीं, पाथ डिपेंडेंट है। तो आपको पाथ की लेंथ चाहिए होगी, ठीक है ना। तो वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, इज पाथ किसी भी केस में डिपेंडेंट। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या कह दिया जाता है, ये सिंपली होता है फ्रिक्शनल फोर्स डॉट एस। फॉर्मूला तो वही है, लेकिन यहाँ अंतर है एक चीज में। एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एस यहाँ पे पाथ लेंथ है, यानी कि डिस्टेंस कह सकते हो आप, ठीक है ना। याद रखना, दिस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, इसमें आपको लॉजिक से ही करना पड़ेगा। एक्चुअल पाथ लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा सबसे पहले मैं। डरा मत करो, उससे कुछ नहीं होता, सिंपल सही है। 37 डिग्री, ये 5 kg, ये म्यू है 0.5, और ये जहां से शुरू हुआ है ये डिस्टेंस है 10 मीटर। म्यू को कम कर लो थोड़ा, क्या पता फिसले ही नहीं, पता लगा। 0.2 कर लो। तो फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन
बाय फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी कर लेते हैं। till block reaches foot of the incline. सब दे दिया दोस्त। अरे ट्रायंगल नहीं दिख रहा क्या? एंगल नहीं दिख रहा क्या? आ गया क्या है? फ्रिक्शन का वर्क डन 2.5 और ग्रेविटी का भी 77 100 60 देख रहे हो? ये देख रहे हो कि कहाँ गड़बड़ होती है? एक ही सवाल है, या तो फ्रिक्शन निकालना नहीं आता होगा या हाइपोटेनस की लेंथ निकालनी नहीं आती होगी। इस स्टेज पे दोनों ही अच्छी समझ रहे हो? सर हाँ फ्रिक्शन का वर्क डन आ रहा है 40 न्यूटन और ग्रेविटी का 300। फ्रिक्शन का 40 और ग्रेविटी का 300। हाँ। चलो तो पता चलेगा कहाँ दिक्कत हुई है। सबसे पहली चीज फ्रिक्शन की वैल्यू सही निकाल पाए या नहीं। फ्रिक्शन का क्या लिखेंगे बताओ? म्यू एम जी कॉस थीटा। हाँ क्या? अरे एन कैसे होगा? एन तो इक्वल टू एम जी कॉस थीटा होता है ना, भूलना मत। ये म्यू है 0.2, मास दिया है 5 kg, जी है 10, cos 37 4/5 कितना हो गया ये? 8 नहीं हाँ सर 80 होगा। ठीक है ना। अब मुझे लिखना है डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे ये लेंथ चाहिए। तो ये ट्रायंगल दिया हुआ है आपको जिसमें ये एंगल दिया है 37 डिग्री और ये दिया है 10 मीटर। कैसे करते हो इसको? tan 37 equals to इसको x x by मान 10. लो, जिसका कंपोनेंट इधर x cos 37 ये होना चाहिए 10, x इंटू 4/5 ये होना चाहिए 10, x आपको मिल जाएगा 25/2 और ये क्या हो जाएगा? x sin 37 लिख सकते हैं कि नहीं? यानी 25/2 sin 37 3/5 कितना हो गया? समझ आया? अब देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ आगे, तो वर्क डन क्या लिखेंगे? 8 इंटू डिस्प्लेसमेंट 25/2 और डायरेक्शन क्या है? उल्टी। फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो वर्क नेगेटिव। तो ये मिल गया -100 जूल और बहुत मैटर करता है माइनस। अगला ग्रेविटी के लिए, उसे सिर्फ y से मतलब है। पत्थर नीचे आया है तो वर्क डन कैसा होगा? पत्थर नीचे आया तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव।
तो मास इंटू जी इंटू नीचे कितना है 15/2। क्लियर है? तो क्या आपको लग रहा है फ्रिक्शन के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं? अगर फ्रिक्शन निकालना आता है और एक्चुअल लेंथ पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा। और 90% केस में नेगेटिव ही आएगा क्योंकि स्लिपिंग हो रही होगी, है ना। पॉजिटिव ये मैं अलग क्लास ले चुका हूँ इसके ऊपर, जब ऑलवेज बताया था ना कि हमेशा नेगेटिव नहीं होता। फ्रेम ऐसा ढूंढ सकते हैं ना पर ग्राउंड के एस्पेक्ट में जनरली नेगेटिव आ जाता है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी बनते हैं इसके ऊपर, एक मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन आगे चल के खूब आएंगे। ये देखो ऐसे, ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू 0 और ये आपकी x एक्सिस है, ये सरफेस रफ दिया गया है और इसमें आपको म्यू बताया गया है, म्यू नॉट x। क्या हो गया भाई? ब्राइट डे वाले हो ना लोग? बढ़िया है। एक पॉइंट बी है, आगे चल के मैं फिर से ब्लॉक क्यों बना दिया, ठीक है ना। एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है l,0 यानी l डिस्टेंस दूर, ठीक है। हम इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करते हैं किसी फोर्स को लगा के, उस फोर्स से आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आपको सिर्फ बताना है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक सेकेंड, as block if block is displaced from A to B। एक सेकेंड बेटा रुक तो जाओ यार। हाँ बोलो। ये x हमने ऐसे वेरिएबल दिया है या फिर वो एक्चुअली डिपेंड कर रहे जो। अब देखो म्यू जनरली क्या होता है, फिक्स होता है, हर जगह पे फिक्स होता था म्यू। यहाँ म्यू लिखा है म्यू नॉट एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस का कोई भी कोऑर्डिनेट। तो शुरुआत में ए पे एक्स की वैल्यू क्या है 0, यानी ए पॉइंट पे म्यू की वैल्यू क्या है 0। बी पे म्यू की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू एल है, तो वहां पे म्यू है म्यू नॉट एल। तो बीच में हर पॉइंट पे एक्स अलग होगा, यानी हर पॉइंट पे म्यू अलग होगा। आपको टोटल वर्क बताना है ए से बी जाने के लिए। फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं बदलेगा, फ्रिक्शन होता म्यू एम जी है, पर म्यू खुद किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। तो एज इट इज फंक्शन लिखो, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि म्यू वेरिएबल है तो फोर्स वेरिएबल है। करके देखो। और ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत अभी हो रही है चिंता मत करो, सेंटर ऑफ मास जिसके बाद चैप्टर उसमें काफी ऐसा यूज आएगा इसका, रोटेशन में भी काफी यूज आएगा, 12th में तो भर भर के यूज आएगा, तो ये इजी लगने लग जाता है बहुत। एम जी म्यू नॉट एल बाय एल एम जी म्यू नॉट है, जी को जी रहने दो, सब वेरिएबल है तो। हाँ बोलो।
सर एटलीस्ट सबको माइनस तो बोलना ही चाहिए था। चलो देखते हैं। माइनस म्यू नॉट एम जी एल स्क्वायर बाई 2। एल स्क्वायर दिख रहा है कई जगह पे, एल क्यूब। फिर एल स्क्वायर। तो देखो सीख लो, जिनको नहीं आता है सीखिए, सुन लो प्लीज, अब बात करना बंद कर दो। जब भी ऐसा कुछ हो कि कोई चीज वेरिएबल हो, आगे भी काम आएगी ये लाइन काफी ज्यादा। जो भी चीज वेरी कर रही होती है हम उसे कांस्टेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या बदल रहा है? म्यू बदल रहा है। तो आप चाहते हो कि म्यू क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। म्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। तो इसे कहा जाता है एलिमेंट। जो छोटी सी चीज हम करते हैं उसे कहते हैं एलिमेंट। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक्स डिस्टेंस पे चला जाऊंगा। अब बताओ, मैं अगर यहां से एक्स डिस्टेंस पर हूं तो यहाँ एक्स डिस्टेंस एग्जैक्ट इस पॉइंट पर, अब तो म्यू नहीं बदल रहा होगा ना। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तो म्यू फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? मैंने ब्लॉक रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से हमेशा इसे डिस्प्लेस किया जाता है dx। dx इतना छोटा होता है कि हम मान लेते हैं म्यू नहीं बदलेगा। जो म्यू x पर था वही म्यू x प्लस dx पर भी है। तो उसे कांस्टेंट मानते हुए मैं छोटा सा वर्क लिखूंगा dw, जो कि क्या आएगा, यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन, जो कि कितना हो जाता है म्यू mg, और इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो कि है dx। बात समझ आई? प्लस आएगा या माइनस? फ्रिक्शन ऑब्वियसली पीछे लगेगा, डिस्प्लेस आपने आगे किया है तो माइनस। टोटल वर्क के लिए दोनों साइड क्या कर दिया जाएगा? इंटीग्रेट। माइनस बाहर आ गया, mg बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में बचा म्यू। म्यू की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट एक्स इंटू हम क्या लिख देंगे? dx। लिमिट क्या लगेगी? dx लिखा है तो आपको x की लिमिट डालनी है, यानी 0 से लेके l। म्यू नॉट कांस्टेंट है, वो बाहर आ सकता है, तो माइनस mg म्यू नॉट इंटू एल स्क्वायर बाई 2। क्या हुआ? फोर्स में ना वर्क बड़ी वर्क है तो डिस्प्लेसमेंट अच्छा सही बता, सही में सही बता रहे? क्या बात है? अब क्या करूं मैं? इंटू एलिमेंट। अच्छा फिर सीख लिया करो कुछ। विचित्र लोग हैं, मतलब मैं एक चीज सिखा रहा हूँ, मैंने सॉल्व कर दिया, उसके बाद बोलते हैं नहीं तुम्हारा गलत है। तो जो 7 साल से मैं पढ़ा के आया था उनको जाके अब करेक्ट करवा देता हूँ मैं कि यार गलत था भाई, ये वर्क नहीं लिखा क्या? अरे ये फोर्स है ना, अरे म्यू एम जी तो फोर्स है। ये dx क्या है? छोटे छोटे dx मिल मिल के क्या हो गए? एल हो गए कि नहीं हो गए? उसको अलग से नहीं लिखना है भाई, छोटे से dw का जो इंटीग्रेशन आएगा वो सीधा वर्क ही आएगा। अरे समझ आया? ये है हमारा वर्क। कोई दिक्कत किसी को? चलो, कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम लोग? बड़े बड़ों में नहीं होता इतना। गलत यार, कैलकुलेशन मिस्टेक एक चीज होती है, पर तुम तो बेसिक्स ही हिला देते हो पूरे। सर एक मैं सोच नहीं रहा था, मैं तुम्हारा इसे सार्केज्म कहते हैं, तुम शायद नहीं समझते होगे। ठीक है, चलो ग्राफ नहीं है, वो वेज है जो कि फिक्स है। ये एक सर्कल का क्वार्टर पोर्शन है 1/4, और यहाँ पे एक पत्थर था m मास का, ये पॉइंट है A, और यहाँ आपको दे दिया गया है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू थर्ड पाथ पर। तो आपको बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सर हाँ बोलो। आपकी स्क्रीन में बस वेज ही दिख रहा है हमें, अच्छा, सबको उसके यही आगे हो कुछ बना है? नहीं दिख रहा है। सर दिख रहा है सर कुछ। एक रहा बार है? मैं रिजॉइन करता हूँ। एक बार रिजॉइन कर लो। मूव्स फ्रॉम टॉप मोस्ट पॉइंट टू A।
ठीक है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना, पर आपको वही चीज इमेजिन करनी है कि हो क्या रहा होगा। ये रेडियस मैंने आपको दे दिया r, ठीक है ना, और ये क्वार्टर सर्कुलर आर्क। क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा, अब कई लोग दुखी हो रहे होंगे कि वर्क पावर एनर्जी मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, मैं सिर्फ वो अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जिनका यूज इन फ्यूचर आगे क्वेश्चंस में आ सकता है। अगर आपको वो स्प्रिंग वाली चीज और फ्रिक्शन का फ्लैट सरफेस पे वो समझ आ गया था ना, एट दिस स्टेज वो सही है, मतलब उतना ही समझना था, ये बस इसलिए कि थोड़ा दिमाग आपका चालू हो। हाँ, अब सोच के देखो, यहाँ पे म्यू तो फिक्स है, तो बदल क्या रहा होगा? क्योंकि नॉर्मल। नॉर्मल किसके साथ बदलेगा? हर पोजीशन के साथ। तो कहीं थीटा पे जाओ और उस समय का डायग्राम बनाओ और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराओ और इंटीग्रेट करो। ट्राई करो एक बार, सोच के देखो, करके देखो। थीटा पता ही नहीं, करो करो। ग्रेविटी का बता सकते हो? ग्रेविटी का क्या आएगा? mgr प्लस या माइनस? तो आगे जो फाइनल Plus क्वेश्चन है वो इमेजिन कर पा रहे हो? क्वेश्चन आता है ब्लॉक को ऊपर से छोड़ा नीचे, तो बताओ नीचे पहुंचने पर उसकी स्पीड कितनी होगी? तो आगे जो वर्क एनर्जी थ्योरम हम पढ़ेंगे ना, उसमें हम लिखते हैं वर्क डन सारे फोर्सेस का इज इक्वल टू एनर्जी, वो आगे आएगा। पर इसीलिए मैं हर एक का वर्क लिखना सिखा रहा हूँ आगे, ताकि वो फाइनल क्वेश्चन होगा। कर तो कुछ भी सकते हैं। आगे स्प्रिंग लगा के ये पूछा जाता है मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा स्प्रिंग। तो ग्रेविटी मतलब वेव्स, कौन सी वेव्स? सर उनका तो फिर तुम्हारी भी ग्रेविटी लगती होगी, तुम भी तो मैटर के बने हो ना, तुम भी तो पुल कर रहे हो। सर ये बताओ, बड़ी बिल्डिंग जो होगी उसकी तो कर रही होगी, दूसरा प्लेनेट जो है और भी होंगे ना मून के अलावा, उनकी भी तो लग रही होगी। सर आप कहना चाहते हो उसकी ग्रेविटी नहीं लगती है, ऐसा कहना चाह रहे हो क्या भाई? लगती है ना, जुपिटर की भी लगती है, मार्स की भी लगती है, सबकी। सन थोड़ी पास था, सबकी लगती है, पर हम किसकी मानते हैं? अर्थ। सन्नाटा है पूरे स्पेस में, बस धरती है और कुछ नहीं है, ये मान के चलो। थीटा क्या है? तो आंसर नहीं पता इसका मतलब म्यू साइन थीटा, ये क्या होगा? तो अब थीटा सोचो ना कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। म्यू तो फोर्स होता है। सर मेरा वर्क डन 0 आ रहा है। 0 नहीं आएगा भाई, चलो देख लो क्या करेंगे। चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान से देख लो पहले, रुक जाओ, अब देखना है बस, ठीक है ना, सॉल्व नहीं करना। एक चीज आपको समझ आई कि हर एंगल पे अलग अलग होगा फोर्स। देखो बेटा, चुप रह के सुनोगे तो सीखोगे, नहीं आता ये पता लग गया ना। चलो, बड़ा डायग्राम बनाए थे, हम क्या करेंगे, किसी भी एक एंगल पे चले जाएंगे, ठीक है। तो मान लो मैं इस समय थीटा एंगल पे आ जाता हूँ और ब्लॉक आपका यहाँ है, ठीक है। छोटी सी डिस्टेंस dx के लिए इस तरह का एक इंक्लाइन बना लेते हैं, बना सकते हैं कि नहीं? जो मैंने कह दी कि ये डिस्टेंस है dx, और आपका ब्लॉक ऐसे रखा हुआ था, तो नॉर्मल लग रहा होगा इसके ऊपर इस तरफ कुछ,
सेंटर की तरफ। और क्या लगेगा, mg, और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अप द इंक्लाइन, जो छोटा सा इंक्लाइन मैंने इमेजिन किया, ये समझ आ रहा है सबको। इसका एंगल मान लेता हूँ थीटा है कुछ यहाँ पे, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आ गई, ये तो रट जाता है ना mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई, न्यू तो एम जी छोटा कॉस सा थीटा। वर्कन अगर मैं लिखूं dw, तो उसकी वैल्यू आ गई माइनस, प्लीज मत बोलो यार, म्यू mg इंटू कॉस थीटा इंटू ये डिस्प्लेसमेंट में मान लेता हूँ क्या है dx, तो मैं क्या लिखूंगा, पूरा dx लिखूंगा कि नहीं, समझ आ रही है बात। अब यही देखना, टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, तो वर्क डन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ w इंटीग्रेशन ऑफ dw, बताओ क्या करेंगे, चलो तुम्हें समझ आ गया तो बताओ। क्यों बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, यहाँ एक चीज तुम सीख रहे हो जो तुमने नहीं करी पहले कभी, तो मानने ही नहीं चाहता कुछ। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू dx, कांस्टेंट चीजों को बाहर थीटा निकालो। को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट म्यू mg बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में क्या बचा, माइनस बाहर निकाल लो, वो भी cos थीटा dx, cos थीटा dx। अब क्या करूं, अब एक बार बताओ थीटा को cos थीटा क्या होगा, dx इंटू cos थीटा ही तो लिखा है, ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, dx ये है, इस dx का कंपोनेंट अगर लोगे तो dx cos थीटा ये वाली डिस्टेंस आएगी या नहीं आएगी, हाँ तो ये डिस्टेंस है dx cos थीटा। अरे बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इस पूरी dx cos थीटा को जब इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब क्या है, सारे dx cos थीटा को ऐड करना है, तो आपने यहाँ छोटा सा इंक्लाइन ऐड किया, ऐसे सबका x वाला कंपोनेंट ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ सीधे क्या मिलेगा, माइनस, समझ आ रही है। अब मान लो कि ये सर्कल नहीं होता, कोई और पाथ होता, और ये होता कुछ x, समझना मेरी बात, और ये होता कुछ h, अब आंसर क्या आता, माइनस म्यू mg x, करने का मेथड एग्जैक्टली सेम रहता, ये बात समझ आ रही है, आंसर यही आता। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो ये क्वेश्चन हो गया, सुन लो ना, वही तो, ये आर है, ये आर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ऐसा कहीं पे दिया हुआ है कि ये एक इंक्लाइन है और ये है आपका पाथ जिस पे फ्रिक्शन है म्यू, ये डिस्टेंस है अगर हमारी x, ये डिस्टेंस है आपकी h, तो इस पॉइंट से a से b तक जाने के लिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा, माइनस म्यू mg r x। इस तरह से याद रख सकते हो, ये डेरिवेशन है, फॉर्मूला तो क्या बोलेंगे इसे, ऐसे अगर हर एक इंक्लाइन के लिए फॉर्मूला याद करेंगे तो कैसे चलेगा, पर आप ये रिजल्ट याद रख सकते हो। तो ये इरोडो में दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए मैंने करा दिया, आप समझ रहे हो। अब मान लो तुम इरोडो करने बैठे होते, मैंने कराया नहीं होता, और ये तो मैं अपने आप सोच रहा, अभी तक हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि dx cos थीटा को पूरी चीज को कुछ मान लें और ये रियलाइज करें कि हाँ सबका बेस, सारे छोटे छोटे ट्राइंगल का बेस जब आप जोड़ोगे तो वो x एक्सिस वाली चीज बन जाएगी, उसे हाइट से मतलब ही नहीं, ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी क्या होगा, थ्योरम तो सबके बाद में आएगी ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो क्या इसमें स्कूल में टैलेंटेड लोग हैं, सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम से शुरू करेंगे। सर हाँ बोलो भाई क्रिश। हम मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट करें।
प्लीज एक सेकंड सुनने दो यार, स्पीकर की आवाज ना। हाँ बोलो। मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें अब? मॉड्यूल से डाउट है? हाँ मतलब सॉल्व करना स्टार्ट करें सर, पूछ रहा हूँ अगर थोड़ा बहुत पार्ट हो गया मॉड्यूल तो। प्लीज अभी मत स्टार्ट करो, थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि वर्क एनर्जी थ्योरम दूसरे ही सवाल में यूज हो जाएगी। थोड़ा रुक जाओ, तब तक पुराना सब खत्म करो, एचसीवी वगैरह सॉल्व करो। ओके चलो एक काम करो, ये तो मैं आपको पीडीएफ भेज ही रहा हूँ, या क्लास तो खत्म हो ही रही है, आप आराम से घर पे लिख लेना, ठीक है ना? ओके सर, बाय सर। बाकी क्लास में आओ तो पढ़ के आना प्लीज, ठीक है? यस चलो सर, बाय एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर।